नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज के जो हमारे विचारक हैं मैकियावेली, आज हम मैकियावेली को पढ़ेंगे। उनको अपने युग का शिशु क्यों माना जाता है और साथ ही हम मैकियावेली के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि मैकियावेली पर किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा या किन समय का उस पर वर्चस्व रहा। तो चलिए सबसे पहले मैकियावेली के जीवन परिचय से शुरू करते हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, जहां से पुनर्जागरण प्रारंभ होता है, यानी वो इटली स्थान है और फ्लोरेंस वहां का नगर है। फ्लोरेंस में सत्ता परिवर्तन हुआ उसी समय जब मैकियावेली आता है। अपने नगर के गणतंत्रीय शासन में अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर वह 23 बार फ्लोरेंस की ओर से राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। यानी मैकियावेली इतना योग्य था और उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि उसी के आधार पर वहाँ जो शासक था, इटली के फ्लोरेंस का जो शासक था, उसने मैकियावेली को 23 बार फ्लोरेंस की तरफ से उसे राजदूत के रूप में सेलेक्ट किया था। 1512 में गणतंत्र के साथ ही मैकियावेली का सक्रिय राजनैतिक राजदूत वाला जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जो मेडिसी था वहाँ पे गणतंत्र उसके आधार पे वो जो राजा था मेडिसी वहाँ का फ्लोरेंस का, तो उसकी सत्ता समाप्त होती है। तो यहीं से मैकियावेली थोड़ा निष्क्रिय होने लगता है और उसके जो राजनैतिक राजदूत वाले जीवन होते हैं, यानी जो उसे राजदूत सेलेक्ट किया गया था, वो वहाँ से उसके समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे 1527 में इसी कुंठा से 58 वर्ष की अवस्था में ही उसको हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। चूँकि वहाँ पे गणतंत्र का शासन था, फिर उसके बाद पोप द्वारा उसे जीत लिया जाता है, तो इसका भी उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कोई उच्च पद नहीं प्राप्त होने की वजह से वह 58 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम मैकियावेली की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली पुस्तक है द प्रिंस, जो कि 1532 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, जो कि 1531 में प्रकाशित होती है। तो पहली पुस्तक प्रिंस में वह एक शासन शैली की बात करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब मैकियावेली का जन्म होता है तो फ्लोरेंस की स्थिति इतनी खराब थी कि उस पर चर्च के प्रभाव थे, यानी चर्च के नियंत्रण में था फ्लोरेंस। तो इसका इसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और जो शासक थे निरंतर, आसपास के शासक, इटली 5 भागों में बटा हुआ था, तो आसपास के जैसे फ्रांस, स्पेन के शासक जो होते थे वो हमेशा निरंतर इसे जीतने का प्रयास करते थे। तो इसलिए यह द प्रिंस में एक शासक को किस तरह से कठोर होकर अपने राजतंत्र को चलाने की बात करता है, तो इसका वर्णन वह द प्रिंस में करता है, जो कि 1532 ईस्वी में प्रकाशित होती है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, जो कि 1531 में प्रकाशित हुई है, इसमें यह सामान्य राजतंत्र की बात करता है। और तीसरी बुक इसकी आती है मैकियावेली की द आर्ट ऑफ वार, जो कि 1519 से 1520 के बीच में प्रकाशित हुई। और लास्ट है इसकी बुक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, यहाँ फ्लोरेंस के बारे में वहाँ चर्चा करता है। और 5वें नंबर पर हम देखेंगे जो मैकियावेली है उसने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सबसे इसकी जो फेमस कहानी है बिलफेगोर, या काफ़ी उसकी फेमस कहानी है, और जो उन सभी में एक पोयम काफ़ी फेमस है जिसको मेंडागोला के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजनैतिक विचारों में मैकियावेली एक विचित्र विचारक है, क्योंकि हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं सभी विचारक अपने तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन
मैकियावेली पर उसके तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव था, जिसके वजह से जो मैकियावेली के विचार हैं वो सबसे डिफरेंट हैं, सारे विचारकों से डिफर हैं। क्योंकि जो मैकियावेली की परिस्थिति थी वह ऐसे परिस्थितियों में जन्म लिया था जो फ्लोरेंस की स्थिति इतनी खराब थी, इटली में ही पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। जब मैकियावेली का जन्म होता है तो उसके पहले जो फ्लोरेंस की स्थिति होती है उसमें जनता अत्यधिक परेशान, पोप के द्वारा सताई हुई, और फिर उसके बाद शासक आपस में संघर्ष करते हुए उसे दिखाई देते हैं। एक शासक दूसरे शासक की सत्ता को छीनने में लगा हुआ है, तो इन सभी से वह प्रभावित होकर अपने विचार को रखता है। तो हम देख पाते हैं कि जो मैकियावेली का विचार है वह पूर्ण रूप से उसके तत्कालिक परिस्थितियों से पूर्णता जो है प्रभावित है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसी कारण डनिंग महोदय कहते हैं कि मैकियावेली अपने समय का संतान या अपने समय का युग है, अपने युग का शिशु है, यानी कि उसने अपने परिस्थितियों को इतना अच्छे से उसका वर्णन किया हुआ है, और जो उसमें परेशानियां हैं, जो विफलताएं हैं एक शासन में, एक शासक को वह उसकी सफलता के लिए किस तरह से अपने प्रिंस में, डिस्कोर्सेस में उसका चर्चा करता है, उसका वर्णन करता है समस्याओं को सुधारने हेतु। तो इसी आधार पर डनिंग उसको, मैकियावेली को अपने समय का शिशु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि मैकियावेली का जन्म उस समय हुआ जब पुनर्जागरण का युग चल रहा था, जब मैकियावेली ने जन्म लिया तो उसके जो फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण चल रहा था, यानी जोर शोर से विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रहा था। उसने इटली में अपने रचनाओं में नए ज्ञान के प्रभाव को भी उसने समाहित किया है, क्योंकि जो नए नए ज्ञान हैं उनका विकास, या जो कला का विकास, साहित्य का विकास अत्यधिक रूप से हम फ्लोरेंस में ही, इटली में देखते हैं। तो इसलिए जो मैकियावेली भी है वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है, नए ज्ञान को अपनी रचनाओं में समाहित करता है। इसलिए मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। मैकियावेली अपनी रचनाओं में समकालीन परिस्थितियों का सही से और यथार्थ रूप देता है, और उसका समाधान भी प्रिंस और डिस्कोर्सेस में देता है। यानी कि जो उसकी रचना है प्रिंस और डिस्कोर्सेस, वह उसके तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं, तात्कालिक जो समय है, उन्हीं से ये सीखता है, सही और एकदम स्पष्ट रूप से उसमें इसके झलक को दर्शाता है, और उसकी समस्याओं, यानी एक राजा के शासन में कैसे कैसे समस्याओं को फेस करना पड़ता है और इसका समाधान क्या है, उसको भी यहाँ प्रिंस में और डिस्कोर्सेस में काफ़ी अच्छी तरह से समझाता भी है। आगे देखते हैं। जहाँ एक तरफ अगर प्रिंस वर्तमान पर केंद्रित है तो दूसरी तरफ डिस्कोर्सेस भूत पर, यानी जो प्रिंस है, प्रिंस अपने जो वर्तमान समय है उसमें देखता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से संघर्षरत है, एक राज्य दूसरे राज्य को निर्बल दिखाने के प्रयास में रहता है, और यूँ कहें एक राज्य दूसरे राज्य के पीठ पीछे बुराइयां करता है। तो वो कहता है, जो उसके प्रिंस में लिखी है बातें, वो एक शासक को किस तरह से चालाक होना चाहिए, लोमड़ी की तरह, और शेर की, चीते की बात शायद करता है। तो उसको हम जब आप पढ़ेंगे एक शासन व्यवस्था में तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। और दूसरा, जब डिस्कोर्सेस की बात करते हैं तो वो सामान्यतः एक शासक की बात करता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो किसी को मजबूत नहीं दिखाता है किसी शासक को, बल्कि वो सामान्यतः ही बात करता है शासन व्यवस्था को। फिर प्रिंस में वहाँ जो उदित राज्य को सुझाव देता है, मतलब जो नए नए राज्य बन रहे हैं उसमें वह अपने विचार को देता है, जबकि डिस्कोर्सेस में राजनीति की रचनात्मक शक्ति का मनोरम चित्रण खींचता है। तो चलिए, जो इसमें आज का मुख्य
जो टॉपिक है यानी मुख्य जो इसमें पढ़ने वाले हैं मुख्य बिंदु वे हैं तात्कालिक परिस्थितियां जिसके आधार पर मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाया। यानी ये क्या क्या ऐसे आधार थे, क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदु थे जिसके आधार पर हम मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं। तो सबसे पहले जो आता है पुनर्जागरण, दूसरा पॉइंट है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, और तीसरा है धर्म और नैतिकता, और चौथे पॉइंट में आप देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये राष्ट्रीयता की भावना, चलिए एक एक टॉपिक करके हम समझते हैं कि वो क्या परिस्थितियां रहीं जिनके आधार पर मैकियावेली अपने काल का शिशु कहा गया। तो सबसे पहले पुनर्जागरण की बात करते हैं, क्योंकि उसका जन्म ही उसी समय हुआ है तो उसका तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ने ही वाला है। तो चलिए देखते हैं। पुनर्जागरण काल इटली के फ्लोरेंस नगर से ही माना जाता है। इसी से ही ज्ञान विज्ञान के काल में ही उसका जन्म भी हुआ। इस काल में साहित्य, कला और विज्ञान के नवीन सूत्र का उद्भव भी हुआ था। मानववाद का जन्म हुआ था। यानी हम समझ सकते हैं कि इसी काल में, यानी जब मैकियावेली का जन्म होता है तभी फ्लोरेंस में ज्ञान विज्ञान, साहित्य, कला, इन सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन तीव्र गति से विकास हो रहा था और लोगों के अंदर जो चर्च रूपी सर्व शक्तिशाली जो संस्था थी उसके प्रति लोगों का जो भ्रम था वो टूट चुका था। मानववाद का जन्म हुआ था। यानी मानववाद व्यक्ति का संबंध और व्यक्ति के सुख दुख में सम्मिलित होना, यानी व्यक्ति पूर्णता या स्वयं से ही अपना विकास कर सकता है, ऐसी विचारधारा लोगों में पनप चुकी थी। और ईश्वरवाद रूपी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसका विभ्रम लोगों के मस्तिष्क से निकल चुका था। फिर व्यक्ति अपने विकास में धीरे धीरे लग भी चुका था। तो फिर आगे देखते हैं। मध्यकाल में धर्म चर्च की समाप्ति होने लगी थी। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानव के सुख दुख का संबंध की नवीन चेतना का विकास भी होने लगा था। अभी हमने बताया जो व्यक्ति के सुख दुख का संबंध है, व्यक्ति की नवीन चेतना का विकास होने लगा था। यानी चर्च, गिरजाघरों का कोई धीरे धीरे स्थान व्यक्ति में सर्वशक्तिशाली होने का समाप्त हो रहा था। व्यक्ति स्वयं का मालिक बन रहा था। इस युग में लोगों को जागृत किया, यानी जो पुनर्जागरण का काल है इसने लोगों को जागृत किया। और व्यक्ति सभी वस्तु का मापदंड है, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्माता है। यानी पुनर्जागरण ने ही व्यक्ति को समझाया कि जो व्यक्ति है वह सभी वस्तुओं का मापदंड है। और चर्च, पोप और अलौकिकता, परलौकिकता, ये सब कोई भी अमूर्त चीज़ें कुछ भी व्यक्ति के लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि व्यक्ति स्वयं से अपने भाग्य का निर्माता है। यानी भाग्य का निर्माण कर सकता है। अपने संपूर्ण विकास का वह स्वयं भागीदारी है, अन्यथा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मैकियावेली ने अपने चिंतन में धर्म, नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बल दिया। यानी वो कहता है जो धर्म और नैतिकता है यह व्यक्ति को सिर्फ ऐसा बनाता है कि व्यक्ति उसके भ्रम में हमेशा उलझा रहता है और अपने विकास को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वह राष्ट्रवाद पर बल देता है कि एक राष्ट्र में किस तरह से व्यक्ति का विकास होता है, यानी वह राष्ट्रवाद की बात करता है। राजनीति को धर्म और नैतिकता से उसने पृथक किया। पहले जो राजनीति होती थी, या यूँ कहे पोप के द्वारा ही एक शासक चुना जाता था, यानी धर्म और राजनीति दोनों निश्चित रूप से मिले जुले थे। तो यहाँ पे जो मैकियावेली है, मैकियावेली इनको अलग करता है। वहाँ बताता है धर्म, नैतिकता और शासन ये सब एक दूसरे से परे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मैकियावेली के कुछ तथ्य या कुछ कोटेशन है। वह कहता है मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है।
तथा मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन का भाग्य निर्माता है। वह व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और वह कहता है चर्च रूपी ऐसी कोई पारलौकिक शक्तियाँ नहीं है, व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास स्वयं कर सकता है। अब हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे, ये दूसरा पॉइंट उसको किस तरह से प्रभावित करता है कि उसे अपने युग का शिशु मानता है। तो शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना 16वीं सदी तक चर्च और राजसत्ता का आंदोलन समाप्त हो गया। यानी जो 16वीं सदी चल रही थी उसमें जो चर्च था और राजसत्ता थी, इन सब का आंदोलन समाप्त हो गया। राजसत्ता जो थी, इन्होंने रोमन के पोप और सामंतों की शक्ति का अंत कर दिया और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी आप समझ सकते हैं, जो पोप थे, सामंत थे, यानी जो पोप हुआ करते थे चर्च के, उनको इन्होंने धीरे धीरे समाप्त कर दिया या समाप्ति की ओर ले गए और एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। देखा जाए तो उस समय लुई 11वां फ्रांस के जो थे, इंग्लैंड के हेनरी 7 और स्पेन के फर्डिनेंड, इन सब ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर ली। आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। जैसे ही चर्च की समाप्ति होती है तो सारे शासक जो चर्च में इकट्ठे हुए धन होते हैं उनको पाने की इच्छा और स्वयं सर्वशक्तिशाली बनने की इच्छा राजाओं में पैदा होने लगती है। यानी चर्च के बाद वो सारे राजा सोचते हैं कि हम सबसे सर्वशक्तिशाली हैं, मेरे जो खजाने में हो मेरा जो उनके खजाने हुआ करते थे उसमें सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा हो, इसके लिए वह निरंकुश बन जाते हैं। और यहाँ पे जो शक्ति होता है वो केंद्रीकरण हो जाता है, यानी सारी शक्तियाँ केंद्र में आकर समाहित हो जाती हैं। यानी जो निरंकुश राजतंत्र होता है उसके पास सारी शक्तियाँ आने लगती हैं। इसी का वर्चस्व धीरे धीरे हम देखते हैं बढ़ने लगता है, यानी जो सत्ता होती है निरंकुश हो जाती है। तब मैकियावेली ने भी इटली के लिए ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा इटली में भी सबल राजतंत्र और एकता स्थापित हो। वहाँ इटली, चूँकि उस समय इटली हमने आपको बताया कि 5 भागों में बटा हुआ था, तो वह सोचता है कि हमारा उसको अपने इटली से अत्यधिक प्रेम है, तो वहाँ सोचता है कि हमारे इटली में भी ऐसे मजबूत राजतंत्र की स्थापना हो कि उनके अंदर ऐसी एकता हो कि वह भी सुदृढ़ बन सके। इसके लिए वह कल्पना करता है कि जो 5 भागों में बटा हुआ इटली है उसका एकीकरण हो जाए। तो आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे कई राज्यों में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जबकि इटली उस समय 5 राज्यों में बटा हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ऐसे देश थे जो उसके आसपास के पड़ोसी राज्य थे, उसमें एकीकरण यानी सभी जो टूटे फूटे भाग थे, कई सत्ता, जैसे एक कंट्री में कई भागों में शासन चल रहा हो या कई शासक हों तो उसका एकीकरण हो जाता है। मतलब वो सारी सत्ता मिलकर सिर्फ एक शासक के हाथ में चली जाती है, तो उसी को हम एकीकरण यहाँ पे बोलेंगे। तो सारे राज्यों में ये देखता है आसपास के कि वहाँ पे एकीकरण की जो प्रक्रिया है पूर्ण हो गई है, लेकिन जो उसका सबसे प्री इटली है, इटली की हम बात करें तो इटली उस समय 5 राज्यों में बट चुका था। एक पहला था नेपल्स, दूसरा रोमन और तीसरा है मिलान की डची, चौथा वेनिस और 5वां खुद वो फ्लोरेंस जहाँ पे मैकियावेली रहता है। तो ये सारे राज्य आपस में संघर्ष करते रहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, आसपास जो बटे हुए राज्य रहेंगे तो जो वो शासक होगा एक दूसरे से संघर्ष करता आपको हमेशा दिखाई देगा, वो किसी का मित्र नहीं होगा। इसका फायदा उठाकर जो पड़ोसी देश हुआ करते थे, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी इटली के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते रहते थे
और शासक को आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते थे। ये इनकी कूटनीति थी। तो अतः मैकियावेली सोचता है यदि इटली को में सुदृढ़ केंद्रीकरण हो जाता है या अच्छे केंद्र सरकार की स्थापना नहीं हुई तो फ्रांस अथवा स्पेन उसे हड़प लेंगे। यानी यहीं पे हम देखिए मैकियावेली को चाणक्य कहते हैं यूरोप का। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ चाणक्य जी हैं, किस तरह से एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के लिए वो अपना विचार देता है, तो उसी तरह से ये मैकियावेली को भी यूरोप का चाणक्य कहा गया है। यानी इटली का इसको चाणक्य बोलेंगे क्योंकि इसने भी वही नीति अपनाई है और वही बताता है कि इटली को अपने राज्य को किस तरह से मजबूत करे, उसका केंद्रीकरण करे, एकीकरण करे। तो या इसके दिमाग में भी यही बात आती है कि अगर इटली मजबूत नहीं बनता है, उसकी सरकार अच्छी नहीं होती है, तो जो पड़ोसी देश हैं, फ्रांस है, स्पेन है, ये इसको हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। इसीलिए उसने अपने ग्रंथों में द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार एंड डिस्कोर्सेस में इसकी सुदृढ़ केंद्रीकरण की, यानी एक मजबूत केंद्र की सत्ता स्थापित करने का इसने प्रयास किया है, जो आगे चल के हम देखते हैं गैरीवाल्डी और काबूल इसके जो सपने होते हैं एकीकरण का, उसको पूर्ण भी करते हैं, लेकिन बहुत आगे जाके होता है, ऐसा अभी नहीं है। तो फिर चौथे नंबर पे हमारा आता है धर्म और नैतिकता। वह किस तरह से उसकी बात करता है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि धर्म और नैतिकता पर भी उसने बात की है उस समय के, इसलिए ही हम मैकियावेली को अपने युग का शिशु मानते हैं। मैकियावेली के समय में पोप का वर्चस्व समाप्त हो चुका था, लोगों में मानववाद की भावना का भी विकास हो चुका था, राजाओं ने भी नैतिक आदर्शों की आहुति दे दी थी। यानी जो राजा होते थे उनके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी थी, एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो चुका था। इस प्रकार सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली के जीवन पर अमिट छाप उसका पड़ता है, मतलब कभी ना मिटने वाली छाप ऐसा पड़ता है कि उसके आसपास के जो सामाजिक वातावरण है, जो राज्य एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है, एक दूसरे को दुर्बल दिखाने में लगा हुआ है, राज्य के अंदर नैतिकता है ही नहीं, वो सिर्फ धन को इकट्ठा करने और राज्य को हड़पने में लगा हुआ है, तो उसका भी मैकियावेली के जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उसके आसपास का जैसा वातावरण होता है, व्यक्ति उसी माहौल में ढल जाता है। इसलिए जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो मैकियावेली के जो शासन संबंधी विचार हैं, मानव स्वभाव के संबंधित जो विचार हैं, वो सभी में निरंकुशता दिखाई दे रही है। वहाँ इटली साम्राज्य को दृढ़ और एकीकृत करने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन भी कर डालता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उसका राजतंत्र, वहाँ की जो स्थिति है, उसको किस तरह से निरंकुश राजतंत्र बनाने में प्रबल उसकी भूमिका निभा रही है। यानी अब वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन भी करने लगा है। वह एक राज्य में शासन का रूप दया प्रेम से हटकर शक्ति के शासन की बात करता है। वो कहता है दया प्रेम जैसी कोई भावना नहीं होती, अगर एक राज्य के अस्तित्व को बचा के रखना है तो हमें साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर एक सत्ता को हम सुदृढ़ या दृढ़ मजबूत बना सकते हैं। राज्य को रक्षित करने के उद्देश्य से वह धर्म और नैतिकता की अवहेलना करता है। वह कहता है धर्म और नैतिकता को मानिए, एक शासक को वह बताता भी है कि धर्म नैतिकता को मानिए, लेकिन उतने हद तक जितने हद तक जनता उससे खुश रह सके। यानी अगर शासक धर्म को नहीं भी मानता है तो चलेगा, लेकिन एक राज्य में लोगों को खुश करने के लिए धर्म और नैतिकता का दिखावा कर सकता है। यानी वह धर्म और नैतिकता को दिखा सकता है, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य को दुष्ट, स्वार्थी, अहंकारी, खूंखार प्राणी मानता है। क्योंकि वह व्यक्ति को दुष्ट मानता है, अहंकारी मतलब स्वार्थ पूरा होते ही
फिर वो मुंह मोड़ लेना ऐसा मानता है। तो वह कहता है कि आगे चलकर एक अगर अच्छे सत्ता की स्थापित करना है, यानी अस्थायित्व देना है, ताकि आगे चलकर जनता विद्रोह ना कर दे, तो एक खूंखार शासक का बनना जरूरी है, खूंखार जनता के लिए। उपयुक्त आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैकियावेली अपने प्रिय देश इटली की समकालीन दशाओं का शिशु है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद लास्टली हम बता ही सकते हैं कि मैकियावेली किस तरह से जो इटली में जो स्थितियां थीं, उस समय जो परिस्थितियां थी, उसी के अनुरूप ढल गया। इसी आधार पे हम बता सकते हैं कि मैकियावेली अपने समय का शिशु है, या कह सकते हैं कि यह इटली का चाणक्य है, कि किस तरह से उसने अपनी राज्य व्यवस्था को दिया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।